आज है 11 दिसंबर गुरुवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज्यादा। आज के अंक में हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस विशाल नेटवर्क की जिसका नक्शा पहली बार दुनिया के सामने आया है और जो आधिकारिक दावों से कई गुना बढ़ा है। हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर मोहन भागवत हर भारतीय को हिंदू तो कहते हैं लेकिन ब्राह्मण क्यों नहीं। साथ ही नजर डालेंगे पश्चिम बंगाल पर जहां चुनाव से पहले सांप्रदायिक लामबंदी और नफरती वीडियो का दौर शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में हम जानेंगे कि कैसे यूक्रेन अब रूस के एनर्जी एटीएम पर चोट कर रहा है और क्यों 2025 का सबसे चर्चित टेड टॉक डिजिटल तानाशाही की चेतावनी दे रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश चुनाव, पाकिस्तान में पूर्व आईएसआई चीफ को सजा और गिरते रुपये की खबरों पर भी विस्तार से बात होगी। शुरुआत करते हैं कारवा और साइंसेस पो के उस बड़े खुलासे से जिसने दुनिया के सबसे बड़े धुर दक्षिणपंथी नेटवर्क की परतें खोल दी हैं। कारवा पत्रिका और साइंसेस पो के सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज यानी सीआरआई ने मिलकर एक बेहद महत्वपूर्ण रिसर्च प्रोजेक्ट सीइंग द संघ जारी किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के ग्लोबल नेटवर्क का दुनिया का पहला व्यापक नक्शा तैयार किया गया है। ये जांच बताती है कि आरएसएस का दायरा उससे कहीं ज्यादा विशाल है जितना वह आधिकारिक तौर पर स्वीकार करता है। आरएसएस औपचारिक रूप से सिर्फ 3 दर्जन यानी करीब 36 संगठनों को ही अपना सहयोगी या संघ परिवार का हिस्सा मानता है। लेकिन इस नई रिसर्च ने 2500 से ज़्यादा ऐसे संगठनों की पहचान की है जो आरएसएस के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। शोधकर्ताओं ने 6 साल की कड़ी मेहनत और डेटा कलेक्शन के बाद ये साबित किया है कि यह कोई बिखरा हुआ परिवार नहीं है बल्कि एक मजबूती से जुड़ा हुआ और केंद्र से निर्देशित नेटवर्क है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कई संगठनों में एक ही जैसे लोग काम करते हैं। ये संगठन अक्सर एक ही पते से चलते हैं और मिलकर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इनके बीच पैसों का लेनदेन भी जुड़ा हुआ है, चाहे वो घरेलू स्तर पर हो या विदेशी स्तर पर। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के फेलिक्स पाल का कहना है कि संघ इतिहास का सबसे पुराना, सबसे अमीर और सबसे बड़ा फार राइट नेटवर्क है। उन्होंने पाया कि इसमें कई ऐसे संगठन शामिल हैं जो ऊपर से सीधे सादे लगते हैं, जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स, पब्लिशिंग हाउस और गौशालाएं। लेकिन असल में ये संघ की वैधता और संसाधनों के लिए अहम जरिया है। साइंसेस पो सीआरआई के रिसर्च डायरेक्टर क्रिस्टोफ जेफरलो ने बताया कि हिंदुत्व को अक्सर सिर्फ बीजेपी से जोड़ा जाता है, लेकिन 1925 में आरएसएस के गठन के बाद से इसकी जड़ें सिविल सोसाइटी में गहरी हो चुकी हैं। यह नेटवर्क सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है बल्कि प्रवासी भारतीयों की मदद से पूरी दुनिया में फैल रहा है। कारवा के एग्जीक्यूटिव एडिटर हरतोष सिंह बल ने इस पर कहा कि आरएसएस देश का सबसे शक्तिशाली संगठन है, फिर भी इसके आकार और पहुंच को लेकर पारदर्शिता की कमी रही है। यह इंटरैक्टिव डेटाबेस उस कमी को पूरा करता है। जो लोग इसके सहयोगियों के साथ जुड़ते हैं, चाहे भारत में या विदेश में, उन्हें इन कनेक्शंस के बारे में जानने का पूरा हक है। ये प्रोजेक्ट एक डायनामिक डेटाबेस है और इस पर काम जारी है। अब बात करते हैं एक वैचारिक विश्लेषण की जो आरएसएस प्रमुख के एक बयान पर सवाल खड़े करता है। काउंटर करेंट्स में प्रकाशित लेख में पत्रकार सत्या सागर ने मोहन भागवत के उस बयान का विश्लेषण किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि हर भारतीय हिंदू है। पिछले महीने बेंगलुरु में मोहन भागवत ने कहा था कि मुसलमान और ईसाई आरएसएस में आ सकते हैं बशर्ते वे अपना अलगपन छोड़ दें और हिंदू बनकर आएं। सत्या सागर ने सवाल उठाया है कि अगर हर हिंदुस्तानी हिंदू है तो भागवत जी सबको ब्राह्मण घोषित क्यों नहीं कर देते। लेखक का तर्क है कि आरएसएस हिंदू शब्द की नई परिभाषा गढ़कर एक साथ कई मकसद हासिल करना चाहता है। पहला ये कि इससे बहुसंख्यकवाद के आरोपों से बचा जा सके और दूसरा ये कि धार्मिक अल्पसंख्यकों की अलग पहचान को खत्म किया जा सके। सत्या सागर लिखते हैं कि यह भाषाई ध्वस्ती का बेहतरीन नमूना है। जब भागवत कहते हैं कि मुसलमानों और ईसाइयों को अपना अलगपन छोड़ना होगा तो इसका मतलब है कि उन्हें अपनी नमाज, प्रार्थना, खानपान और यहाँ तक कि अपने पैगंबरों को छोड़कर उस ढांचे में आना होगा जिसे सवर्ण ब्राह्मणवादी परंपरा तय करती है। लेखक पूछते हैं कि अगर मुसलमान और ईसाई सिर्फ भारत में रहने और यहाँ के कल्चर को शेयर करने की वजह से हिंदू कैटेगरी में आ सकते हैं तो इसी तर्क से दलित, शूद्र और ओबीसी को ब्राह्मण का दर्जा क्यों नहीं दिया जा सकता। लेखक का मानना है कि भागवत ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि ब्राह्मण पहचान की सारी ताकत उसकी एक्सक्लूसिविटी यानी सबसे अलग और खास होने से आती है। अगर सबको ब्राह्मण बना दिया तो वो हियरार्की या ऊंच नीच ही खत्म हो जाएगी जो इस कैटेगरी को सोशल और पॉलिटिकल पावर देती है। इसलिए लकीरें वहां खींची गई हैं जहां अपना फायदा है। धर्म को फैलाया जा सकता है लेकिन जाति को सख्त और ऊपर नीचे ही रहना है। मुसलमानों और ईसाइयों को कहा जा सकता है कि वो असल में हिंदू हैं, लेकिन दलितों और शूद्रों को यह नहीं कहा जा सकता कि वो असल में ब्राह्मण हैं।
अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां चुनाव से पहले माहौल गर्माता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर राजनीति तेज हो गई है। ऑल्ट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा ने एसआईआर के विमर्श को सांप्रदायिक रंग दे दिया है। भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल से कई एनिमेटेड वीडियो शेयर किए गए हैं, जिनमें मुसलमानों को घुसपैठिए के तौर पर दिखाया गया है। एक वीडियो में बंगाल के लोकप्रिय बाल साहित्य पात्र गोपी और बाघा को दिखाया गया है, जो भविष्य के बंगाल में घूम रहे हैं। वहां की सड़कों पर टोपी और लुंगी पहने लोग हैं और दुकानों के साइनबोर्ड उर्दू में लिखे हैं। इस वीडियो में कोलकाता के मटियाबुर्ज इलाके को मिनी पाकिस्तान कहा गया है और ममता बनर्जी को तानाशाह बताया गया है। वीडियो के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि एसआईआर एक ऐसी कवायद है जो हिंदुओं को मुसलमानों से बचाएगी। भाजपा ने एक और वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक हिंदू व्यक्ति का पीछा टोपी पहने 4 लोग कर रहे हैं। भाजपा का दावा है कि अगर तृणमूल कांग्रेस सत्ता में रही तो जजिया कर फिर से लागू हो जाएगा। दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर भी ध्रुवीकरण की कोशिशें तेज हैं। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद की नींव रखकर विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने भड़काऊ भाषण देते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद की ईंटें ढीली होने से पहले बंगाल की 37% मुस्लिम आबादी खुद को कुर्बान कर देगी। इसके जवाब में अगले ही दिन कोलकाता में लाखों लोगों ने गीता पाठ का आयोजन किया। भाजपा नेताओं की मौजूदगी वाले इस कार्यक्रम में संतों ने हिंदू राष्ट्र का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर राज्य को बांटने का आरोप लगाया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनकी एक आंख में दुर्योधन और दूसरी में दुशासन दिखता है। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की एक बड़ी खबर पर, जो रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अपने हमले तेज करते हुए पहली बार कैस्पियन सागर में एक बड़े ऑफशोर तेल प्लेटफॉर्म को निशाना बनाया है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के सूत्रों ने बताया कि लंबी दूरी के ड्रोन्स ने इस हफ्ते एक अघोषित मिशन के तहत ये हमला किया। निशाना बनाया गया फिलनाव्स्की तेल प्लेटफॉर्म रूसी कंपनी लुकोइल का है, जो कैस्पियन सागर के रूसी क्षेत्र में सबसे बड़ा तेल क्षेत्र होने का दावा करता है। यूक्रेन का कहना है कि यह रूस की ऊर्जा आय को काटने के उसके अभियान का हिस्सा है। इसे यूक्रेन के प्रतिबंध आयुक्त व्लादिस्लाव व्लासियुक लंबी दूरी के प्रतिबंध कहते हैं। यूक्रेन अब न केवल रिफाइनरियों को बल्कि तेल गैस निर्यात, बुनियादी ढांचे, पाइपलाइनों, टैंकरों और अब ऑफशोर ड्रिलिंग साइट्स को भी निशाना बना रहा है। नवंबर महीने में ऐसे हमलों की संख्या अब तक सबसे अधिक रही है। पश्चिमी खुफिया सूत्रों का कहना है कि वैश्विक तेल बाजार इन हमलों के झटकों को सहने में सक्षम है, जिससे यूक्रेन को इस अभियान में सहयोगियों का समर्थन मिल रहा है। इसका असर रूस की अर्थव्यवस्था पर भी दिख रहा है। रूस की रिफाइनरियां पिछले साल के मुकाबले 6% कम तेल प्रोसेस कर रही हैं और तेल गैस राजस्व में लगभग 34% की गिरावट आई है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन हमलों से होने वाला आर्थिक नुकसान अभी इतना बड़ा नहीं है कि रूस झुक जाए, लेकिन लंबी अवधि में इससे रूस के ढांचे को गंभीर नुकसान हो सकता है। इसी बीच भारत और अमेरिका के रिश्तों और व्यापार को लेकर भी एक अहम खबर है। द वायर और रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बात की है। मोदी ने इसे बेहद गर्मजोशी भरी बातचीत बताया है। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद कम कर दी है और दिल्ली में एक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल द्विपक्षीय समझौते पर चर्चा कर रहा है। हालांकि ट्रंप ने पहले दावा किया था कि मोदी ने उन्हें रूसी तेल की खरीद कम करने का आश्वासन दिया है, जिस पर भारत ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया था, लेकिन ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि भारतीय रिफाइनर्स अब रूस की जगह अन्य देशों से तेल खरीद रहे हैं। कैपलर के विश्लेषण के मुताबिक रिलायंस और अन्य निजी रिफाइनर्स ने रूस से खरीद कम की है। हालांकि नायरा एनर्जी जैसी कंपनी, जो आंशिक रूप से रोसनेफ्ट के स्वामित्व में है, उसने रूसी तेल की खरीद बढ़ाई है। रूसी आपूर्ति में कमी की भरपाई के लिए भारत ने अमेरिका, लैटिन अमेरिका और पश्चिम अफ्रीका से खरीद बढ़ा दी है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार समझौता करना मुश्किल है, लेकिन उन्हें अब तक का सबसे बेहतरीन प्रस्ताव मिला है। वहीं गिरता हुआ रुपया भी चिंता का विषय बना हुआ है। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 90.47 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। इसकी वजह विदेशी निवेशकों की बिकवाली और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में देरी बताई जा रही है। अब बात करते हैं 2025 के सबसे चर्चित टेड टॉक की, जिसने डिजिटल दुनिया में तहलका मचा दिया है। खोजी पत्रकार कैरोल कैडवाल्डर का टॉक दिस इज व्हाट ए डिजिटल कूप लुक्स लाइक इस साल टेड पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टॉक बन गया है। कैरोल ने इसे अद्भुत और भयानक दोनों बताया है। उन्होंने अपने भाषण में चेतावनी दी है कि हम निगरानी पूंजीवाद से आगे बढ़कर निगरानी फांसीवाद की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने इसके लिए ब्रोलिगकी शब्द गढ़ा है, जो टेक ब्रोज और ओलिगकी का मिश्रण है।
कैरोल का तर्क है कि सिलिकॉन वैली के शक्तिशाली टेक एग्जीक्यूटिव्स जैसे एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग अब केवल व्यापारी नहीं रहे, बल्कि वे अपनी डिजिटल शक्ति का उपयोग अभूतपूर्व भू राजनीतिक ताकत हासिल करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पारंपरिक तख्तापलट जैसा नहीं है जहां टैंक सड़कों पर उतरते हैं, बल्कि यह संचार के साधनों पर कब्जा करने जैसा है। उन्होंने कहा कि हमें अब यह मानकर चलना होगा कि हम पूर्वी जर्मनी में रह रहे हैं और इंस्टाग्राम ही वहां की खुफिया पुलिस तासी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुद्दे पर कैरोल ने बेहद कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने चैटजीपीटी से उनकी शैली में एक टेड टॉक लिखने को कहा और उसने वो कर दिखाया क्योंकि एआई मॉडल उनके लेखों और मेहनत पर प्रशिक्षित किए गए हैं। उन्होंने मंच से ही ओपनएआई और अन्य टेक दिग्गजों को चुनौती देते हुए कहा कि यह डेटा आपका नहीं है और मैंने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दी है। कैरोल ने लोगों से डिजिटल सविनय अवज्ञा का आह्वान किया है, जिसमें डेटा हार्वेस्टिंग का विरोध करना, कुकीज को स्वीकार न करना और सिग्नल जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप्स का उपयोग करना शामिल है। अब हमारे पड़ोसी मुल्कों से जुड़ी खबरें। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होंगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने इसका ऐलान कर दिया है। पिछले साल शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद ये बांग्लादेश का पहला राष्ट्रीय चुनाव होगा। हसीना के जाने के बाद से मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाला अंतरिम प्रशासन देश चला रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इसी दिन जुलाई चार्टर को लागू करने पर एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह भी आयोजित किया जाएगा। इस चार्टर में सरकारी संस्थानों में बड़े बदलावों का प्रस्ताव है, जिसमें कार्यकारी शक्तियों पर लगाम लगाना और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मजबूत करना शामिल है। आगामी चुनावों में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बीएनपी को सबसे आगे माना जा रहा है। जमात-ए-इस्लामी पार्टी भी मैदान में है, जो प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद चुनावी राजनीति में लौटी है। उधर पाकिस्तान में सेना ने अपने ही पूर्व जासूस प्रमुख पर शिकंजा कस दिया है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व प्रमुख जनरल फैज़ हमीद को एक सैन्य अदालत ने 14 साल कैद की सजा सुनाई है। उन पर सरकारी गोपनीयता के उल्लंघन और अधिकार के दुरुपयोग समेत कई आरोप साबित हुए हैं। फैज़ हमीद को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का करीबी माना जाता था। उन्हें 2023 में प्रकाशित सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेजों के अनुसार एक निजी रियल एस्टेट डेवलपर के कारोबार पर छापा मारने और लोगों को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया गया है। सेना के बयान में कहा गया है कि लंबी कानूनी कार्यवाही के बाद उन्हें 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। और अंत में देश की कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरें संक्षेप में। दिल्ली दंगों के आरोपी और जेएनयू स्कॉलर उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जमानत दी है। हालांकि अदालत ने कड़ी शर्तें लगाई हैं। उमर खालिद सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और उन्हें केवल अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने की इजाज़त होगी। वे तिहाड़ जेल में 5 साल से अधिक समय बिता चुके हैं और उन पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज है। मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस जीआर स्वामीनाथन पर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सांसदों ने राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि जज स्वामीनाथन ब्राह्मण समुदाय और हिंदू दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े वकीलों को विशेष तरजीह देते हैं। विवाद हाल ही में तब और बढ़ गया जब उन्होंने एक मंदिर के दिए को दरगाह के पास जलाने का निर्देश दिया। सांसदों का कहना है कि ऐसे फैसले न्यायपालिका की निष्पक्षता पर जनता का भरोसा कमजोर करते हैं। फिल्मकार आनंद पटवर्धन को उदयपुर में प्रतिष्ठित डॉक्टर असगर अली इंजीनियर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राम के नाम और नर्मदा डायरी जैसी डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले पटवर्धन ने अपने भाषण में कहा कि आज के भारत में नफरत का नैरेटिव मजबूती से खड़ा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया, फेक न्यूज और पूंजी की केंद्रित ताकत ने स्थिति को जटिल बना दिया है। पटवर्धन ने कहा कि असली लड़ाई इंसानियत और न्याय की रक्षा की है और इसे वे अपनी फिल्मों के माध्यम से आगे भी जारी रखेंगे। हरकारा के आज के अंक में इतना ही। खबरों के इस विश्लेषण पर अपनी राय हमें जरूर भेजें। हम मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।